नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि हम लोग बिहार के विभिन्न मुद्दे पर चर्चा करते हुए बिहार स्पेशल को ध्यान में रखते हुए आज चर्चा करने वाले हैं दो टॉपिक का। क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए, बिहार में अफगान और मुगल शासन, यानी कि एक टॉपिक हमारा अफगान होने वाला है और अफगान पढ़ने के बाद हम मुगल शासन के तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और मुगल शासन जो है वो अंत जैसे ही होगा फिर हम आगे चलेंगे, यूरोपियों के आगमन के तरफ निकलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के फिर हम कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ निकल जाएंगे। अब दो टॉपिक इसीलिए मैंने किया है इसमें चूंकि आप लोग का एग्जाम करीब आ रहा है। ठीक है, और टॉपिक काफी बचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हमने टॉपिक को मर्ज कर दिया। आप लोग लगातार कह भी रहे थे कि जल्दी से खत्म कर दीजिए सर, तो चलिए यहां पर इसको मर्ज कर देते हैं। दो टॉपिक देखेंगे, थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, लेकिन आप जानते हैं कि अफगान और मुगल शासन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। सबसे अधिक प्रश्न बिहार में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो विस्तार से इन सब चीजों को जरा देखते हुए चलेंगे। उससे पहले आपके लिए सूचना है कि रक्षाबंधन के अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा 1 से 6 अगस्त तक आपको विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पर देखेंगे तो विभिन्न कोर्सेज पर इसके आपको मोर देन 60% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स विभिन्न कोर्सेज पर आपको मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए, जिसमें बीपीएससी भी यहां पर आपको शामिल दिखेगा। यदि यूपीएससी और यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो विभिन्न कोर्सेज पर आपको 50 to 70% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। और अभी जो प्रारंभिक परीक्षा खत्म हुआ है आरओ एआरओ यूपी का, उसका अगर मेंस कोर्स लेते हैं तो इस पर आपको मोर देन 60% ऑफ देखते हुए प्राइस केवल मेंस कोर्स के लिए 2999 ही मिल जाएगा। इसी में आपको सामान्य हिंदी और निबंध दोनों ही सेगमेंट शामिल रहेगा। ऑप्शनल जो कोर्स लेते हैं अगर ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, तो 50 to 60% तक आपको ऑफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको रक्षाबंधन के अवसर पर चाहे वो ऐसे कोर्सेज हो, एनसीईआरटी हो या जनरल हिंदी हो, सभी में आपको 75 to 80% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तमाम कोर्स जो है 1 से 6 अगस्त तक ही वैलिड रहने वाले हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124, इस पे कॉल कर लीजिए या फिर sanskritIAS.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, उस पर विजिट कर लीजिए। वहां आपको विस्तृत जानकारी मिलेगा। अपने मनचाहे कोर्स में फिर आप क्या कर लीजिए, नामांकन करा लीजिए। चलिए अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि शेरशाह सूरी तक हम लगभग पहुंच चुके थे। ठीक है, तो आज वहां से ही फिर कहानी शुरू करेंगे। बिहार में अफगान शासन की बात करेंगे तो बिहार में नुहानियों की शक्ति का पतन हो चुका है, और नुहानियों की शक्ति का जब पतन हो रहा है तो हमने कहा था आपसे कि शेरशाह सूरी का उदय होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहीं से शेरशाह सूरी के विषय में हम चर्चा करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा छवि है जिस पर बीपीएससी ने अब तक सबसे अधिक प्रश्न पूछे हैं। पीवाईक्यू को सही से एक बार देख लीजिए, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो शेरशाह सूरी एक महान शासक हुआ, बेहद प्राक्रमिक योद्धा। सूर्यवंश की स्थापना यह करता है लोदियों के पश्चात जो हुआ है, और यह एक तरह से द्वितीय अफगान शासक इसके बाद बन जाता है। अब यहां से चलिए शेरशाह सूरी को लेकर के सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल से। 1540 से 45 ईस्वी, देखिए परिचय क्या है, शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान था, पहले पूछा जा चुका है। जन्म 1472 ईस्वी में एक अफगान परिवार में हुआ था। पिता का नाम हसन खां, जौनपुर के जागीरदार, और बचपन का नाम फरीद। प्रारंभिक शिक्षा कहा जौनपुर में। शेरशाह ने दक्षिण बिहार की अगर आप यहां पर चर्चा करेंगे, वहां पर जो सूबेदार हुआ करते थे बहार खां लोहानी, उनके यहां नौकरी की, और लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेरशाह को शेर खां की उपाधि दे दी। इसलिए कई जगह प्रश्न में आपको शेर खां भी लिखा हुआ दिखेगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी, लोहानी ने दी। लोहानी ने शेरशाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षण नियुक्त कर दिया था, और लोहानी के मृत्यु जब होता है उसके बाद शेरशाह ने उसकी विधवा बेगम से विवाह कर दक्षिण बिहार की सूबेदारी प्राप्त कर लिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहां से ये जो सूबेदारी किस एरिया का, दक्षिण बिहार का मिलता है। प्रमुख युद्ध यहां देखेंगे 1528 ईस्वी में देखा जाएगा चंदेरी का युद्ध। आप जानते हैं कि चंदेरी का युद्ध जो है वो कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरा सा आपको ध्यान में रखना है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की ओर से मुगल सेना में लड़ा। ध्यान दीजिएगा, बाबर की ओर से मुगल सेना में
लड़ता है। युद्ध में मुगलों को सफलता मिली थी। अब 1529 में घाघरा का युद्ध होता है और इसमें बाबर और अफगान महमूद लोदी के साथ हुआ, जिसमें शेर खां किसके तरफ से लड़ रहा है, यहां ध्यान दीजिए, महमूद लोदी की ओर से शामिल होता है। पर यहां पर देखेंगे महमूद लोदी जो है पराजित हुए, यानी कि यहां पर वो पाला बदल लेता है। 1529 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के शासक जो है नुसरत शाह को पराजित कर हजरले आला की उपाधि धारण कर लिया। तो यह भी आपसे पूछा जाएगा कि हजरले आला की उपाधि किसने धारण किया, तो शेरशाह सूरी। और किसको पराजित करके, तो नुसरत शाह हैं, वो कहां के शासक है, बंगाल के। कब हुआ, 1529 ईस्वी में। तो इस एक लाइन में कई आपके प्रश्न छुपे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण 1539 में देखेंगे चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध, जो चौसा है ना, वहां गंगा नदी प्रवेश करती है, बक्सर के आसपास का जगह है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहां होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। हुमायूं के जो बंगाल विजय के लौटते समय उसका संघर्ष शेर खां के साथ जो देखेंगे वो चौसा, यानी कि मैंने कहा जहां से गंगा नदी एंट्री करती है बिहार में, बक्सर बिहार में कर्मनाशा नदी के निकट हो जाता है। शेर खां विजय के पश्चात जो है शेरशाह की उपाधि वहां से धारण कर लेता है और अपने नाम का कह सकते हैं खुतबा पढ़वाता है और सिक्के ढलवाने का यह आदेश भी जारी करता है। देखिए सिक्कों का प्रचलन जो है ये शुरू कर देता है, यानी कि एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट का जो है शासक इसे माना जाता है। इसलिए 1540 में कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई होता है। इसमें अगर देखा जाए इस युद्ध में शेरशाह की हुमायूं पर निर्णायक विजय प्राप्त होती है। अब देखिए शेरशाह क्या कर रहा है, हुमायूं को पराजित कर दे रहा है, हुमायूं यहां पर हार गया है। तो अब यहां पर यह देखने की बात हो जाएगा, ठीक है। परिणामतः हुमायूं को सत्ता छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ता है। शेरशाह के नेतृत्व में 1540 में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है और 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव से युद्ध होता है। अब इस युद्ध की चर्चा करेंगे तो इस लड़ाई में मालदेव की ओर से राजपूत सरदार जैता एवं कुप्पा ने, आप नाम सुने होंगे, आप ये पूछा जा चुका है, वीरता का प्रदर्शन करते हुए शेरशाह की सेना का जबरदस्त जो है वो प्रतिशोध करता है। और इस कड़े प्रतिरोध के संदर्भ में ही शेरशाह ने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। आप जानते हैं कि ये टॉपिक जो है ये मेंस में भी पूछा जा चुका है, बिहार मेंस में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है शेरशाह के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किस लिए कहा गया है, ये जैता एवं कुप्पा राजपूत सरदार जो मालदेव की ओर से लड़ता है 1544, मारवेड़ के जो शासक हैं मालदेव से युद्ध जब होता है तब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आते रहता है तो आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पर देखेंगे 1545 ईस्वी में पहुंच जाएंगे हम। यहां पर जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कालिंजर अभियान जो होता है शेरशाह का ये अंतिम अभियान बन जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि शेरशाह का अंतिम अभियान कौन सा साबित हुआ, कितने ईस्वी में, 1545 और कालिंजर अभियान। अब यहां पर क्या होता है, इसी अभियान के दौरान तोप के गोले से आग लग जाने के कारण उसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु का वजह भी पहले पूछा जा चुका है। रोहतास जिला आप जानते हैं, है ना, दक्षिण बिहार में पड़ता है, दक्षिणी मैदान में। तो रोहतास जिला में सासाराम जो है वहां देखेंगे तो शेरशाह का मकबरा बनाया गया। ये देखिए बहुत ही आकर्षित, बहुत ही खूबसूरत है, पानी के बीच में है। अगर कभी आपको वहां पर रोहतास जिला सासाराम जाने का मौका मिले तो वहां जरूर जाइएगा। और ये न जाने आपको कितनी बार कितने एग्जाम में पूछा हो गया होगा, इसकी गिनती ही मत कीजिए। यानी कि मैंने पहले भी कहा था शेरशाह सूरी बिहार का एक ऐसा शासक रहा है जिसने मुगल साम्राज्य को हरा दिया था। इसीलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। शेरशाह एक महान योद्धा के रूप में जाना जाते हैं और काफी प्रश्न यहां से पूछा जाता है, ना सिर्फ युद्ध जीतने के लिहाज से, बल्कि शेरशाह का महत्व और भी कारण है जिसके वजह से वो है प्रशासनिक सुधार शेरशाह ने किया। एक दूरदर्शी शासक, मैंने पहले ही कहा कि जैसे सिक्के खुदवाने की काम किया गया। शेरशाह को अपनी विजयों से अधिक अपने शासनकालीन सुधारों के लिए जाना जाता है। देख रहे हैं, शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी कहा गया। अकबर चूंकि महान शासक मुगल शासन में माना गया, तो अकबर से पहले कहा गया कि शेरशाह जो है अकबर का एक छवि था, उसमें अकबर का पूर्वगामी इसको कहा गया। इसीलिए शेरशाह के विभिन्न सुधारों में परंपरागत एवं आधुनिकता दोनों तत्वों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इस कारण उसे प्राचीन एवं आधुनिक के बीच एक कड़ी के रूप में जाना जाता है और इसे ही एक उदार
तानाशाह कहा जाता है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न आ सकता है कि बिहार के संदर्भ में किस शासक को उदार तानाशाह कहा जाता है। 4 विकल्प दे दे। शेरशाह सूरी। तानाशाही अप्रोच था पर बहुत उदार था अपनी प्रजा के लिए, और महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी इसके पूछे जाते हैं। दीवान ए विजारत, जिसको वजीर कहा गया, वजीर समझते हैं ना, जो कि अकाउंटेंट होते हैं, एक तरह से राजस्व फाइनेंस ये सब देखते हैं उसको। दीवान ए आरिज, आरिज मतलब सैन्य प्रभारी सेनापति जो होता है। और रसातल, दीवान ए रसातल मतलब क्या होता है, विदेश मंत्रालय है ना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, तो विदेश मंत्री को कहा गया रसालत। और दीवान ए इंशा ये होता है संचार मंत्री। और बरीद मतलब हो गया गुप्तचर अधिकारी। ये ध्यान रखिएगा, ये देकर के आपसे मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। शेरशाह ने सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को ही जारी रखा था। शेरशाह का साम्राज्य 47 छोटी इकाइयों में विभाजित था, जिसे क्या कहा जाता था, सरकार कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि 47 छोटी इकाइयों में विभक्त साम्राज्य को क्या कहा जाता था शेरशाह के समय, तो सरकार के बात की जाती थी। प्रत्येक सरकार को परगना में विभाजित फिर किया गया, और प्रत्येक परगना का प्रशासनिक प्रभार जो है शिकदार यानी कि सेनाधिकारी, आमील यानी कि भू राजस्व, फोतेदार यानी कि कोषाध्यक्ष, और कारकून यानी कि लेखपाल होता था। ये ध्यान रखिएगा जरा, ठीक है। ये जो फैक्ट आपको बताए गए हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। मौजा, मौजा तो आज भी आप जानते होंगे, बिहार में शब्द प्रयोग में आता है, ये उसी समय से शब्द चला आ रहा है। मौजा उस वक्त गांव के लिए प्रयोग होता था, आजकल गांव के लिए नहीं होता है, आजकल एक बड़े क्षेत्र के तौर पर, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा गांव हो उसके लिए मौजा शब्द इस्तेमाल बिहार में आज भी होता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस वक्त माना जाता था। उसके शासन में कई और छोटी इकाइयां थी जिनको इत्ता कहा जाता था, इत्ता अभी भी चलता है। मुख्य शिकदार यानी कि कानून एवं व्यवस्था एवं मुशीफ न्यायाधीश, ये मुशीफ शब्द भी आजकल चलता है। सरकार के प्रशासनिक अधिकारी उस समय हुआ करते थे। तो ये सब चीजें जो है महत्वपूर्ण शेरशाह से संबंधित है। भू राजस्व व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि शेरशाह के समय भूमापन की इकाई क्या था, गज ए सिकंदरी। ध्यान रखिएगा, क्या था, गज ए सिकंदरी। और भू राजस्व व्यवस्था भी उस समय सुव्यवस्थित होता था। राजस्व अधिकारी को आमील और कानूनगो कहा जाता था, जिन पर राजस्व अभिलेख बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और भू संरक्षण जो है उस वक्त बहुत ही कायदे से, बहुत ही सावधानी से किया जाता था। प्रत्येक फसल की कीमत जो है वह भी लिस्टिंग किया जाता था, अनुसूचित किया जाता था। इसके बाद जो है जब्ती ए हर साल यानी कि वार्षिक भू निर्धारण होता था, प्रत्येक वर्ष भूमि का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अपनाकर भू राजस्व को संशोधित किया जाता था। सभी कृषि योग्य जो भूमि है उनको कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड किया जाता था। एक होता था उपयुक्त, दूसरा मध्यम और तीसरा अनुपयुक्त। यानी कि उपयुक्त अनुपयुक्त समझ गए ना। और यहाँ पर औसत उत्पादन पर राज्य का हिस्सा कितना, 1/3 होता था, जो नगद या फसल के रूप में चुकाया जा सकता था किसानों के द्वारा। पट्टा आज भी शब्द चलता है, प्रत्येक किसान के द्वारा चुकाए जाने वाला मूल्य। और कबूलियत करार विलेख की शुरुआत भी इसी समय से भू राजस्व व्यवस्था के साथ ही किया गया था। सबसे अहम बात यहाँ पर मुद्रा को लेकर के देखेंगे, क्योंकि मुद्रा जारी करने का भी यह आदेश देता है। नई मुद्रा चांदी का रुपया एवं तांबे का दाम जो है प्रारंभ किया गया, जो कि 1835 ईस्वी तक प्रचलन रहा। तो बहुत लेटेस्ट ये रहा था, ये ध्यान रखिएगा। शेरशाह का जो सबसे महान कार्य रहा दोस्तों, वह है सड़क निर्माण कार्य। और सड़क निर्माण कार्य न जाने कितने बार पूछा गया है, इवन ना सिर्फ बिहार में, कई पीसीएस में, बल्कि यूपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ सोनार गांव, सोनार कहां पड़ता है, बंगाल से पेशावर तक, जो पाकिस्तान, प्राचीन भारत में जिसे उत्तरापट कहा जाता था, आधुनिक में जीटी रोड जो कहा जाता है। आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, ये सभी जो है यहाँ पर देखेंगे एक तरह से रोड जो है आपको देखने को मिलेगा। सरायों का निर्माण भी कराया गया। व्यापारी चूंकि व्यापार करने आते थे तो वहां ठहरते थे, इन सब वजह से इसका निर्माण किया गया था। देखिए, उसने ठहरने के लिए सरायों का निर्माण कराया, जो डाकघर का काम करती थी। यानी कि डाकघर कहने का काम हो गया कि ज्यादातर सराय जो है बाजार वाले इलाके में बनाई गई। तो प्रत्येक सराय में लोग आते थे, व्यापारी, एक जगह से दूसरे जगह, वहां कुछ संदेश दिए, वो संदेश आगे बढ़ा, तो व्यापारियों से मिलने जुलने का संदेश का भी एक जगह ये बन गया था। और यहाँ पर प्रत्येक सराय की देखभाल जो है एक शिकदार किया करता था। शेरशाह के सराय सूर जो है साम्राज्य की धमनियां हुआ करता था, चूंकि कहा जाता था कि यहां से यही जो सराय हैं ये संचार व्यवस्था का एक तंत्र है।
है ना। संचार व्यवस्था यहीं से होता है, शेरशाह को यहाँ से तमाम जानकारी पहुंच जाती है, इसीलिए साम्राज्य की धमनी कहा जाता था, इसको धुरी मानता था वो। एक मजबूत संचार व्यवस्था का ये कार्य करती थी। शेरशाह सूरी के समकालीन कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में आपने पढ़ा होगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसके समकालीन है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह के शासन काल के दौरान ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावती मूवी आपने देखा होगा ना, तो वही वाला है, ठीक है। ये समकालीन यहाँ पर हुआ करते थे, तो ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इस्लाम शाह 1545 से 53 ईस्वी तक, इस्लाम शाह जो है शेरशाह का पुत्र रहता है और उत्तराधिकारी रहता है। इस्लाम शाह लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो शेरशाह सूरी के जैसा ताकतवर नहीं है। उसके समय अगर देखेंगे यह साम्राज्य कमजोर होता है, कमजोर पड़ने लग जाता है धीरे धीरे। और इसी के समय अगर देखा जाए तो मेहदी आंदोलन चलाया गया। मेहदी आंदोलन आपने पढ़ा होगा, जिसका नेतृत्व जो है शेख अलाई ने किया गया था। मेहदी आंदोलन के प्रथम प्रचारक के तौर पर आप जानते होंगे मीर सैयद मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा। तो ये यहाँ पर इस्लाम शाह के समय ही होता है। इसके अलावा कई और शासक आए, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। आपसे अगर नाम पूछा जाए, क्योंकि प्रश्न यहाँ ज्यादा नहीं बनेगा, चाहे वो फिरोज शाह हो जाए, मोहम्मद आदिल शाह हो, इब्राहिम शाह हो, सिकंदर शाह हो, बहुत काम इनके हिस्से नहीं है, इसीलिए हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। आदिल शाह सूर के विषय में यहां देख लेते हैं केवल। हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति एवं वजीर हुआ करता था, यह पूछा जाता है हेमू के विषय में। पानीपत का द्वितीय युद्ध देखेंगे 5 नवंबर 1556, मुगलों एवं हेमचंद्र शाह सूरी का जो सेनापति था उसके बीच इसमें होता है, और इसमें मुगलों की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अब यहां से अगर देखेंगे बिहार में मुगल शासन की शुरुआत होता है। तो एक चीज हमने अफगान वाला देख लिया, अब हम आगे चलते हैं, मुगल शासन की तरफ चलते हैं। मुगल शासन की तरफ चलेंगे तो जाहिर सी बात है हम बाबर से उसकी शुरुआत करेंगे, बाबर को लेकर के चर्चा करेंगे। बाबर के बाद जो है हम हुमायूं को लेकर के चर्चा करेंगे, हुमायूं के बाद हम निश्चित तौर पर अकबर पर पहुंच जाएंगे, और अकबर के बाद जो है जहांगीर की चर्चा किया जाएगा। जहांगीर के बाद जो है हम जो शाहजहां के विषय में हम जानते हैं, शाहजहां और फिर औरंगजेब, ठीक है। तो यहां तक मतलब कुल मिला के मुगल शासन के जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं, एक एक करके इनके विषय में कुछ कुछ चीजें देखेंगे जहां से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो बिहार में मुगल शासन की बात करेंगे तो सर्वप्रथम बाबर 1526 से 1530 तक, है ना। भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की, निश्चित तौर पर वह श्रेय बाबर को ही जाता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। युद्ध में लोदी वह पराजय होता है। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की यहां से स्थापना कर दी। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने पहली बार तुलगमा एवं उस्मानी युद्ध नीति का यहां पर प्रयोग किया था, ठीक है। अब इसके बाद जो है खानवा का युद्ध अगर चर्चा किया जाए, खानवा का युद्ध कब होता है, वर्ष 1527 ईस्वी में, और यह जो होगा वह बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाबर इसमें विजयी होता है। चंदेरी का युद्ध फिर चर्चा में आएगा, वर्ष 1528 ईस्वी, वह मेदिनी राय और बाबर के मध्य होता है, बाबर इसमें विजय होता है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529, चूंकि इसमें कुछ कुछ फैक्ट ही आपसे पूछा जाएगा। इस युद्ध में बाबर ने घाघरा या सरयूग नदी के तट पर, जो कि बिहार में पड़ता है, अफगानों को पराजित किया, और बाबर ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में हराया था। बाबर ने महमूद लोदी को पराजित कर बिहार पर क्या करता है, नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, और अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में जलालुद्दीन यानी कि जलाल खां को बिहार का प्रशासक वह नियुक्त करता है। घाघरा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल एवं थल दोनों जगह लड़ा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। घाघरा के युद्ध को लेकर के पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मध्यकालीन इतिहास का कौन ऐसा युद्ध रहा जो जल एवं थल दोनों जगह ही लड़ा गया था, तो वह आपको घाघरा का युद्ध ही बताना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट देखते हैं। 1530 में आगरा में अगर देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि बाबर की मृत्यु हो गई और काबुल में उसे फिर दफना दिया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, देखिए ये बहुत बार पूछा गया, ये यूपीएससी में भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यह जो है तुर्की भाषा में लिखी थी, लैंग्वेज को लेकर भी पूछा जाता है, जिसमें यह पूछा जाता है कि किन दो राजाओं की चर्चा किया, दो भारतीय राजा हैं, उसका वर्णन बाबर ने बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखा उसमें किया गया था। वह विजयनगर साम्राज्य जो है उसके
जो साम्राज्य के शासक रहे कृष्णदेव राय। अब जानते हैं कृष्णदेव राय जो हैं वह काफी प्रतापी राजा हुआ करते थे और दूसरे शासक थे मेवाड़ शासक राणा सांगा। तो बाबर ने इन्हीं दो राजाओं की चर्चा किया था, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हुमायूं को लेकर के चर्चा करेंगे। हुमायूं जो है वह बाबर का पुत्र था, ठीक है, मतलब बाबर की मृत्यु, अब सत्ता में हुमायूं की एंट्री हो जाती है और हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरा सराय में नुहानी अफगानी को पराजित यहां पर किया और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं पराजित होता है। ध्यान रखिए, हुमायूं को बर्बाद करने का श्रेय जो है किसको, वही शेरशाह सूरी जो भी हम पढ़े हैं, तो शेरशाह सूरी को यहां पर जाता है। वर्ष 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई होता है। इस युद्ध में शेरशाह की हुमायूं पर निर्णायक विजय प्राप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हुमायूं को सत्ता छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ता है और शेरशाह के नेतृत्व में 1540 ईस्वी में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा, यह समकालीन ही रहता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध की चर्चा करेंगे। 5 नवंबर 1556 मुगलों एवं हेमू यानी कि हेमचंद्र शाह सूरी का सेनापति के बीच इस युद्ध में किसकी जीत होती है, मुगल की जीत हो जाती है। और 1555-56 में देखेंगे मुगल राज्य की पुनर्स्थापना के बाद भी बिहार का क्षेत्र अफगानों के नियंत्रण में ही रहा, क्योंकि शेरशाह सूरी ने मजबूत एक अपनी दावेदारी वहां पर जमा दिया था। शेरशाह सूरी के पश्चात बिहार में ताज खां कारा रानी, सुलेमान खां, दाऊद खां कारा रानी ने 1580 तक वहां पर शासन किया था। ताज खां करारानी के नेतृत्व में बिहार में एक नए अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारानी का उत्तराधिकार सुलेमान खां जो है करारानी था। तो यह प्रश्न भी आपसे यहां पर आ सकता है कि यहां पर दूसरा एक अफगान राज्य का जो गठन होता है वह ताज खां करारानी के नेतृत्व में होता है और इसने अपने राज्य का विस्तार अगर देखेंगे तो उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक कर लिया था, बिहार से आगे बढ़ाते हुए। सुलेमान खान जो है ना वह मुगल सम्राट अकबर के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार बनाए रखा और इसीलिए देखेंगे आगे चल करके ये अकबर के साथ ही मुगल साम्राज्य में चला जाता है। तो अब अकबर कालीन बिहार की हम चर्चा करेंगे, यानी कि बाबर हुमायूं को हमने देख लिया। अब अकबर पर पहुंच जाते हैं। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर जो है मुगल सम्राट यहां पर बन जाता है। बिहार के सुलेमान खां करारानी, वही दूसरा अफगान शासन व्यवस्था, उसका पुत्र जो है दाऊद खां करारानी। अब ये सुलेमान खां करारानी जो होता है वह अकबर के प्रति सम्मान का भाव रख रहा है। इसका पुत्र है दाऊद खां करारानी, इन्होंने अकबर के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं रखा, अपने पिता के जैसा, सुलेमान खां के जैसा। तो मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद खां करारानी को पराजित यहां पर कर दिया और दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक यहां पर सिद्ध होता है। तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन बन जाता है, अकबर बन जाता है, क्योंकि हुमायूं को टपने ही नहीं दिया, हुमायूं को बार बार पराजित करके शेरशाह सूरी ही भगा दिया वहां से। तो यहां पर देखेंगे यह काम फिर क्या करता है, अकबर के द्वारा, क्योंकि यहां पर देखेंगे पूछा जाता है कि सुलेमान खां करारानी का पुत्र जो दाऊद खां करारानी होता है उससे युद्ध क्यों होता है, क्योंकि वह अकबर के प्रति अपने पिता जैसा सम्मान व्यवहार नहीं रखता है, इसीलिए फिर वहां पर उसे युद्ध में जाना पड़ता है। वर्ष 1580 में देखेंगे अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया तथा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर फिर नियुक्त कर दिया। अब अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक शक्तिशाली और प्रतापी था। राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया, मुगल प्रांतपति बना। मानसिंह के उपरांत सईद खां मुगल जो है वह प्रांतपति बन जाता है और यहां पर ध्यान रखिएगा सईद खां के पश्चात जो है खाने आजम मिर्जा अजीत कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया, यह भी पूछा गया है। अकबर के समय अगर देखा जाए ना तो उस समय में जगदीशपुर के उज्जैनी राजा होते थे दलपत शाही, उन्होंने इसका विद्रोह किया था। तो शाहबाज खान ने विद्रोह को वहां पर खत्म किया और अकबर के शासन काल में बिहार में सबसे अधिक विद्रोह देखने को मिले, ये ध्यान में रखिएगा। अब अकबर के बाद हम चलते हैं जहांगीर कालीन बिहार को लेकर के 1605 से 27 ईस्वी। वर्ष 1605 में अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम, आप इस पर फिल्म भी देखे होंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी पूरा नाम, बादशाह बनता है। मुगल शासक बनने के बाद अगर देखा जाए तो बाज बहादुर बाल बेग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया और उसके बाद बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक यहां समाप्त किया। बाज बहादुर ने दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया, जिसके अवशेष लगभग आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। यह सराय
नूरजहां मेहरुन्निसा, आप जानते हैं मेहरुन्निसा के विषय में आपने पढ़ा होगा, बंगाल से दिल्ली जाने के क्रम में यहां उनके रुकने के लिए बनवाया गया था। चूंकि बंगाल से दिल्ली अगर जाएंगे तो शब्द मैंने क्या कहा, दरभंगा। दरभंगा का मतलब ही होता है द्वार ए बंग, बंगाल का दरवाजा। तो बंगाल से होते हुए, दरभंगा होते हुए दिल्ली जाया जाता है ना, तो वो वहां दरभंगा में रुकी थी। तो उनके रुकने के लिए ही, नूरजहां के रुकने के लिए ही सराय का निर्माण वहां पर कराया गया था। और यहाँ पर जहांगीर ने बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि प्रदान की। ये भी पूछा जा सकता है कि बाज बहादुर को क्या उपाधि दिया था, तथा 1607 ईस्वी में बंगाल का इसको गवर्नर भी बना दिया। बाज बहादुर के पश्चात इस्लाम खान जो है बिहार का सूबेदार बनता है। वर्ष 1608 ईस्वी में अफजल खां बिहार का सूबेदार फिर बनता है, जिसने कुतुब नामक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त किया। अफजल खां की 1613 ईस्वी में फिर देखेंगे यहां पर मृत्यु होता है। नूरजहां का एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है इब्राहिम खां काकर। यह 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार फिर नियुक्त किया जाता है। और इब्राहिम खां काकर के पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत के मकबरा का वहां पर एक निर्माण कराया, जो बिहार में मुगल स्थापत्य का आज भी उत्कृष्ट उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। तस्वीर देखिए, यहां पर देखेंगे मखदूम शाह दौलत का मकबरा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में जोड़ करके आपसे पूछा जा सकता है। जहांगीर के समय में 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला शहजादा बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ फिर क्या करता है, विद्रोह कर देता है। अब शाहजहां ने पटना, रोहतास आदि क्षेत्र को शहजादा परवेज से छीन लिया और खाने दुर्रान, बैरम खां का आप नाम सुने होंगे, उसको क्या करता है, बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार जो है मिर्जा रुस्तम शफावी था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। सैफ खान ने 1629 ईस्वी में पटना में एक मदरसे का निर्माण कराया, जिसे सैफ खान का मदरसा भी कहा जाता है। तो अब हम कहां चलेंगे, सीधा शाहजहां कालीन बिहार, जो 1627 से 58 तक देखने को मिलेगा। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जहां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब फिरोज जंग की बात अगर किया जाए, इसने भोजपुर के उज्जैनिया शासक होता है राजा प्रताप, वो विद्रोह लगातार जो है मुगल शासन के खिलाफ करते हैं, तो उनके विद्रोह को दमन करने वाला यही फिरोज जंग होता है। और इसके उपरांत शाहजहां ने शाहस्ता खान यानी कि मुमताज का जो भाई है उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। इसके उपरांत देखा जाए तो आजम खान, जफर खान, जुल्फिकार खान बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए। और शाहजहां ने 1657 ईस्वी में अलीवर्दी खां को शहजादा दारा के कहने पर बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। औरंगजेब ने शामूगढ़ के युद्ध में शहजादा दारा को पराजित करके शहजादा शुजा को बिहार यहां पर सौंप देता है। तो औरंगजेब का अगर ये काम देखेंगे ना, तो ये यहां से औरंगजेब की अब हम शुरुआत करेंगे। औरंगजेब कालीन बिहार 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है हमें देखने को यहां पर मिलेगा। अब यहां पर चर्चा करते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को बिहार का सूबेदार फिर यहां वो नियुक्त करता है। और औरंगजेब के समय में गया जिले में दाऊद नगर नामक शहर बसाया गया एवं पटना में दारू अल का निर्माण यहां पर कराया गया था, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। दाऊद खां के उपरांत लश्कर खां 1665 ईस्वी में क्या होता है, बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है। और 1702 ईस्वी में देखेंगे तो औरंगजेब ने अपने पोते कौन, शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। शहजादा अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कर इसका नाम अजीमाबाद रखा। ध्यान रखिएगा, तो ये जो कई बार आप देखे होंगे पटना का नाम अजीमाबाद कहा जाता है, वह यहीं पर जो शहजादा अजीम होता है, यानी कि ये औरंगजेब का पोता होता है, इसने अपने नाम पर ही रखा, क्योंकि इसी को बिहार का 1702 ईस्वी में सूबेदार नियुक्त किया था औरंगजेब ने। आगे उत्तरवर्ती मुगल शासक अगर आप देखेंगे तो बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुन्निशान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा फर्रुखशियर को बंगाल में नायब का पद प्रदान किया। फर्रुखशियर जो होता है 1711 ईस्वी में बंगाल से वापस बिहार आ गया। फर्रुखशियर पहला मुगल बादशाह था जिसका बिहार की राजधानी पटना यानी कि अजीमाबाद, वही अजीमाबाद चला रहा है। 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक यहां पर होता है, यानी कि ध्यान रखिए इस पॉइंट को, क्या कहा गया, फर्रुखशियर पहला मुगल बादशाह होता है जिसका बिहार की राजधानी पटना में 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक होता है।
यानी कि अभी से पहले कोई भी मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में नहीं हुआ था, या तो दिल्ली में हो रहा है या फिर ज्यादातर आगरा में देखने को मिल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व जो है वह फिर आगे चल के स्थापित तो हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने दो शासन व्यवस्था को देखा, एक अफगान, और अफगान में खास करके शेरशाह सूरी, और फिर हमने देखा मुगल शासन। मुगल शासन में कई जो हैं, चाहे वो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, हमने इसको देख लिया है। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इसमें बहुत फैक्ट हैं, इसलिए मैंने आपको सारे फैक्ट और जो जो पूछा जाता है वो सब एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इसको बार बार बस रिवीजन करते रहिएगा। बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको मैं टॉपिक बना के ही बता दिया हूं, इतना से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।